Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब करने और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके सहयोग से ही हम आपके लिए ये उपयोगी सामग्री लाते रहते हैं। आज हम एनसीईआरटी की भारतीय कला की पाठ्यपुस्तक के 8वें अध्याय के स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। विषय है इंडो इस्लामिक वास्तुकला। हाँ, और ये विषय मतलब सिर्फ पत्थर और इमारतों की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये दो महान संस्कृतियों के मिलने की कहानी है। हमारा मिशन ये समझना है कि जब ये दोनों दुनियाएं मिलीं तो भारत की जमीन पर एक बिल्कुल नई वास्तुकला ने कैसे जन्म लिया। और हाँ, हम उन पहलुओं पर खास ध्यान देंगे जो यूपीएससी परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हैं। और ये कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये किसी एक की जीत या दूसरे पर हावी होने की नहीं है। ये एक दूसरे में घुल मिल जाने की है, एक संगम की तरह। संगम। तो एक तरफ हमारे पास भारत की सदियों पुरानी शैली थी, ट्रेबीट, और दूसरी तरफ से आई आर्क्यूएट। हाँ, ट्रेबीट और आर्क्यूएट, ये दो शब्द ही पूरी कहानी की नींव है। तो इन दोनों शैलियों में मुख्य अंतर क्या था? मतलब आर्क्यूएट शैली ने ऐसा क्या अलग किया जो ट्रेबिएट नहीं कर सकती थी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ट्रेबिएट शैली जो पारंपरिक भारतीय तरीका था, वो सीधी लाइनों का खेल था। आप खंबे यानी पिलर्स खड़े करते हैं और उनके ऊपर एक सीधी शहतीर या बीम रखकर छत डाल देते हैं। तो इससे इमारतें मजबूत तो बनती थी, लेकिन एक सीमा थी। हाँ बिल्कुल। अगर आपको बहुत बड़ा हॉल चाहिए तो आपको अंदर कई सारे खंबे लगाने पड़ेंगे। आप बिना खंभों के एक विशाल खुला स्पेस नहीं बना सकते थे। छतें भी ज्यादातर सपाट होती थीं। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, ट्रेबिएट स्टाइल लेगो ब्लॉक से घर बनाने जैसा है, सीधी लाइनें, सीधे एंगल। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और आर्क्यूएट स्टाइल एक तरह से एक कदम आगे था। उसने आपको कर्व्स और मेहराब बनाने की आज़ादी दी। मेहराब यानी आर्च। हाँ, इसमें डार्कदार मेहराबों का इस्तेमाल होता था, जिसमें कई छोटे छोटे खास आकार में कटे पत्थरों को जोड़कर एक घुमावदार मेहराब बनाया जाता था। अच्छा। ये डिजाइन वजन को सीधे नीचे की तरफ नहीं बल्कि किनारों की दीवारों पर ट्रांसफर कर देता था। इसी तकनीक से विशाल गुंबद यानी डोम बनाना मुमकिन हुआ। और नतीजा ये हुआ कि इमारतों के अंदर बिना किसी खंभे के बहुत बड़ा खुला स्पेस मिल गया। एकदम सही, विशाल, खुला और हवादार स्पेस। लेकिन क्या हम इसे सच में एक संगम कह सकते हैं, या ये सिर्फ इतना था कि बाहर से आए शासकों ने अपनी वास्तुकला थोप दी और भारतीय कारीगरों को सिर्फ उसे बनाने का काम दिया गया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यूपीएससी मेंस में विश्लेषण के लिए ऐसे ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं। देखिए, शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन भारतीय कारीगर पत्थर तराशने में दुनिया में माहिर थे। हाँ, वो तो थे। तो जब उन्हें ये नई आर्क्यूएट टेक्निक मिली तो उन्होंने सिर्फ उसकी नकल नहीं की, उन्होंने उसमें अपनी आत्मा डाल दी। अपनी आत्मा डाल दी, मतलब उसे भारतीय बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने उन इस्लामी इमारतों को भारतीय रूपांकनों से सजाया। मस्जिदों और मकबरों में आपको कमल की कलियां, घंटियां, स्वास्तिक जैसे डिजाइन्स दिखेंगे। उन्होंने स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया। तो ये थोपना नहीं था, ये एक रचनात्मक लेन देन था। तो इमारत का ढांचा तो बदल गया, पर उसके अंदर की सजावट का क्या? भारतीय मंदिर तो मूर्तियों, देवी देवताओं और इंसानी आकृतियों से भरे होते थे। ये एक और बहुत बड़ा बदलाव था। इस्लाम में जीवित प्राणियों, खासकर इंसानों के चित्रण की मनाही है, तो मूर्ति कला की तो कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर सजावट के लिए क्या किया गया? इसी वजह से सजावट के लिए बिल्कुल नए और शानदार तरीके ईजाद हुए। मूर्तियों की जगह ले ली सुलेख यानी कैलीग्राफी ने। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब अक्षर और डिजाइन ने मूर्तियों की जगह ले ली। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन एज डेकोरेशन जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। कुरान की आयतों को इतने खूबसूरत तरीके से दीवारों पर उकेरा गया कि वो खुद कला का एक नमूना बन गई। और इसके अलावा इसके साथ साथ ज्यामितीय पैटर्न और अरबियस का इस्तेमाल हुआ। अरबियस में फूल, पत्तियों और ज्यामितीय आकृतियों को मिलाकर ऐसे जटिल डिजाइन बनाए जाते थे जो कभी खत्म होते नहीं लगते। और इसमें भी आपको भारतीय प्रभाव दिखता है, जैसे कि कमल की कली की झालर जो मेहराबों पर दिखती है। बिल्कुल, वो एक बहुत ही आम सजावटी कनिका बन गया। और जाली का काम, वो तो इन इमारतों की पहचान ही बन गया। वो देखने में इतना नाजुक और खूबसूरत लगता है। निश्चित रूप से पत्थर की बारीक नक्काशी वाली जालीदार खिड़कियां सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, बल्कि बहुत काम की भी थी। काम की कैसे? भारत जैसे गर्म देश में ये तेज धूप को रोकती थी, लेकिन रोशनी और हवा को अंदर आने देती थी। इससे इमारतें ठंडी रहती थीं।
ये फंक्शन और खूबसूरती का बेहतरीन मेल था। और मुगल काल में तो ये और भी आगे बढ़ गया, पियाट्रा ड्योरा के साथ। हाँ, मुगलों ने इसे एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। पियाट्रा ड्योरा टेक्निक में सफेद संगमरमर में खांचे खोदकर उनमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थर जैसे लापिस लाजुली, जास्पर, इन सबको जड़ा जाता था। जिससे पत्थर पर जैसे चित्रकारी की गई हो, ऐसा असर आता था। हाँ, और इसके अलावा टेसेलेशन यानी रंगीन टाइलों का इस्तेमाल भी हुआ, खासकर नीले, फिरोजी और पीले रंगों का, जो मध्य एशिया से आई एक तकनीक थी। तो इसका मतलब है कि संरचना से लेकर सजावट तक हर चीज में एक नयापन था। और ये नयापन हमें सिर्फ मस्जिदों या मकबरों में ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह की इमारतों में देखने को मिलता है ना? बिल्कुल, इस दौर में कई तरह की इमारतें बनी। सबसे पहले तो आते हैं किले। हाँ, मध्यकाल में किला तो शासक की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था। सही कहा। ग्वालियर, दौलताबाद, चित्तौड़ के किले आज भी अपनी भव्यता से हमें हैरान कर देते हैं। ये सिर्फ फौजी अड्डे नहीं थे, ये अपने आप में पूरे शहर थे। और मीनारें, कुतुब मीनार को सिर्फ एक ऊंची टावर कह देना तो नाइंसाफी होगी। वाह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मीनारें सिर्फ अजान देने के लिए नहीं थीं, वो जमीन पर खींची गई एक लकीर की तरह थी, एक नए दौर की घोषणा। वाह, एक नए दौर की घोषणा। कुतुब मीनार को देखिए, उसकी 234 फीट की ऊंचाई दिल्ली के आसमान पर एक नए शासन की मोहर थी, शक्ति का एक बहुत ही स्पष्ट प्रदर्शन। किलों और मीनारों के अलावा मकबरे भी इस काल की एक बड़ी पहचान है। हाँ, और मकबरे के पीछे का आइडिया सिर्फ किसी को दफनाने से कहीं ज्यादा गहरा था। इनके पीछे जन्नत या अनंत स्वर्ग की कल्पना थी। इसीलिए ज्यादातर मकबरे चारबाग शैली के बगीचों के बीच बनाए गए। हाँ, जहां नहरें और फव्वारे होते थे। ये मकबरे शासक की शान और शौकत को उनकी मौत के बाद भी जिंदा रखने का एक तरीका थे। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये तो सब शाही लोगों के लिए था, क्या आम लोगों के लिए भी कुछ बनाया गया? हाँ बिल्कुल, सराय बनाई गई। उस दौर के हाईवे मोटेल की तरह। हाँ, कह सकते हैं, जहां व्यापारी, तीर्थयात्री और आम मुसाफिर रुकते थे। लेकिन ये सिर्फ रुकने की जगह नहीं थी, ये संस्कृतियों के मिलने का केंद्र थी। एक तरह से ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले केंद्र थे। तो ये शैली दिल्ली से शुरू हुई, लेकिन भारत तो बहुत विविध है। क्या ये स्टाइल पूरे देश में एक जैसा ही रहा, या इसमें भी क्षेत्रीय रंग देखने को मिलते हैं? आपका अवलोकन एकदम सटीक है। दिल्ली की शाही शैली तो अपनी जगह थी, लेकिन जैसे ही ये शैली बंगाल, गुजरात या मांडू जैसे प्रांतीय राज्यों में पहुंची, इसने वहां का रंगरूप अपना लिया। मांडू का उदाहरण बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, मांडू जो मध्य प्रदेश में है, वहां की वास्तुकला अपने माहौल के साथ पूरी तरह एक हो गई है। वहां की इमारतें पहाड़ियों और तालाबों के बीच इस तरह बनाई गई हैं कि वो प्रकृति का ही एक हिस्सा लगती हैं। और होशंग शाह का मकबरा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों ने भी उसे देखा था। जी, होशंग शाह का मकबरा भारत की पहली इमारतों में से है जो पूरी तरह संगमरमर से बनी। इसकी बनावट ठोस और मजबूत है, जिसमें अफगानी वास्तुकला की छाप दिखती है। लेकिन उसमें भारतीय स्पर्श भी है। हाँ, जब आप पास जाती हैं तो उसकी पत्थर की जालियां, नक्काशीदार ब्रैकेट और तोरण उसे एक नरम भारतीय स्पर्श देते हैं। यही मांडू की खासियत है, भव्यता और नजाकत का संगम। और फिर हम मुगल काल में आते हैं, जहां सदियों का ये विकास अपने शिखर पर पहुंचता है, और वो शिखर है ताजमहल। बिल्कुल, ताजमहल इस पूरी विकास प्रक्रिया का सर्वोच्च बिंदु इसलिए है क्योंकि वो किसी एक चीज में नहीं, बल्कि हर चीज के सही संतुलन में माहिर है। सही संतुलन जैसे कि? सबसे पहले उसकी योजना और समरूपता यानी सिमेट्री। वो देखने में इतना शांत और संतुलित लगता है कि यकीन नहीं होता। हर एक हिस्सा, हर एक अनुपात एकदम सटीक है। और उसका चारबाग भी तो बाकी मकबरों से अलग है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। आमतौर पर मकबरा बगीचे के बीचों बीच होता है, लेकिन ताजमहल में मुख्य इमारत बगीचे के आखिर में यमुना नदी के किनारे पर है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा करने से नदी और आसमान उसकी पृष्ठभूमि का हिस्सा बन गए, जिससे उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई। वाह, मतलब ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ उसके संगमरमर में नहीं, बल्कि उसके गणित और प्लेसमेंट में भी छिपी है। बिल्कुल। और फिर है सामग्री का चुनाव। राजस्थान के मकराना का दूधिया सफेद संगमरमर, ये रोशनी के साथ अपना रंग बदलता है। हाँ, सुबह अलग, दिन में अलग और चांदनी रात में बिल्कुल अलग दिखता है। और फिर मुख्य इमारत के ऊपर वो विशाल गुंबद और चारों कोनों पर खड़ी 4 मीनारें, जैसे उसे एक फ्रेम में बांध देती हैं। और इन मीनारों को हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है,
ताकि भूकंप आने पर ये मुख्य मकबरे पर न गिरें। ये तो इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और सजावट, क्या हम कह सकते हैं कि जो भी सजावटी तकनीकें हमने डिस्कस की वो सब यहाँ अपने सबसे बेहतरीन रूप में मौजूद हैं? निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। ताजमहल में 4 तरह की सजावट का बेहतरीन संगम है। पहला, पत्थर पर ऊंची और नीची राहत में की गई नक्काशी। दूसरा, संगमरमर की वो नाजुक जालियां। तीसरा, पिएट्रा ड्यूरा तकनीक। और चौथा, सुलेख। ये सब मिलकर ताजमहल को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि धरती पर उतारा गया एक सपना बना देते हैं। सही कहा आपने। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें एक लाइन में समझना हो तो इस कहानी का क्या मतलब है? इसका सार ये है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला किसी विदेशी शैली का भारत पर थोपा जाना नहीं था। ये भारतीय और इस्लामी परंपराओं का एक जिंदा और रचनात्मक मेलजोल था। इसने दोनों दुनियाओं के सबसे अच्छे तत्वों को लेकर एक ऐसी नई शैली को जन्म दिया जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। ये सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं बल्कि संस्कृतियों के एक हो जाने की कहानी है। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार, कुछ ऐसा जो वो इस चर्चा से आगे ले जा सकें। हाँ, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में मेलजोल के इस पैटर्न को देखने के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि अनुकूलन और सम्मिलन का ये तरीका भारतीय कला के इतिहास में कितनी बार दोहराया गया है। क्या हम बौद्ध, जैन और स्थानीय लोक कलाओं के प्रभाव को देश भर के महान मंदिर परंपराओं में भी इसी तरह देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि कैसे भारत की जमीन पर अलग-अलग विचार और शैलियां हमेशा आकर एक नया और अनूठा रूप ले लेती हैं। हाँ, चाहे वो किसी भी दौर में आई हों। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम वहां आपके लिए ऐसी ही उपयोगी सामग्री लाते रहते हैं। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.